सियासी खबरों की तरफ जाने से पहले इक़्तिसादी मामलात के हवाले से कुछ बड़ी पेशरफ्त है, उसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में। एक तो पाकिस्तान की ये जो करंट इकनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर कुछ ऐसे तकाज़े हैं कि जब तक हम उसके ऊपर क्लैरिटी ना कर लें तो इस्तेहकाम आना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। एक उसमें हमारे जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, उनके साथ हमारे जो इनफ्लोज रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो आना शुरू हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेहकाम आ जाएगा। जो मई के नंबर्स हैं उसमें कोई $250 मिलियन का सरप्लस है करंट अकाउंट के अंदर, और ये हमने कोई कामयाबी के साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ा के हासिल नहीं किया, इंपोर्ट कंप्रेशन से हासिल किया। तो इस बेयकीनी को ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा आपको IMF लेना है, उसके बाद कुछ ऐसा तरीकाकार बनाना पड़ेगा कि अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएं। और मेरे ख्याल में ये जो कंसर्न है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सिर्फ किसी पोलिटिकल गवर्नमेंट तक महदूद नहीं रह गए, बल्कि फ़ौज की क़यादत के अंदर भी ये शदीद तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान कितना अरसा ये बूम एंड बस सिनारियो के अंदर रहता रहेगा। 2 साल हम ऊपर जाते हैं, 5 साल नीचे गिरते जाते हैं। तो कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि मुस्तहकम बुनियादों पे पाकिस्तान को आगे चलाया जा सके। आज एक नई डेवलपमेंट है, इसका इंतज़ार कुछ करना पड़ेगा कि ये क्या शक्ल इख्तियार करती है और पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होता है। पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त एक नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल या नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के नाम से, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के नाम से एक बॉडी तश्कील दी गई थी। उस वक्त के आर्मी चीफ़ को उसका हिस्सा बनाया गया था। मेरे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैंने प्रोग्राम में भी ये सवाल उठाया कि फ़ौज को आप ऐसे इकनॉमिक इशूज़ के अंदर घुसेड़ रहे हैं जहाँ आपकी नालायकी का बोझ फ़ौज के ऊपर जाएगा। चलानी तो हुकूमत आपने है, या फिर फ़ौज के हवाले कर दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने चलानी है। अगर आपने चलानी है तो किसी NDC को बना के और आर्मी चीफ़ को उसका रुकन नामज़द कर देना, मुझे बात समझ नहीं आई। आखिर में यही हुआ कि इकॉनमी का कोलैप्स होना शुरू हो गया PTI के दौरे हुकूमत के अंदर। फिर कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर फ़ौज ने रेस्क्यू और रिलीफ में बहुत मदद की। ये जितना पूरा कोरोना की मैनेजमेंट थी, इसके अंदर एक बाकायदा वो जो कंट्रोल सेंटर था उसका कलीदी किरदार था, जहाँ ये तमाम पोलिटिकल लोग जो थे नाकाम हो जाते थे, वहाँ वो सिस्टम फ़ौज का जो इंतज़ामी सलाहियत है वो काम आ जाती थी। लेकिन क्या इकॉनमी फ़ौज को मैनेज करनी चाहिए? मेरा जवाब तब भी नफ़ी था, आज भी इसका जवाब नफ़ी में है। लेकिन एक इशू के ऊपर फ़ौज का रोल बहुत ज़्यादा मुआवनत पैदा कर सकता है, वो है इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना। आपको डैम्स बनाने हैं तो आपको एक थॉर्नी सा इशू पैदा हो जाता है, कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं होता। फ़ौज ज़ोर लगाए तो इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो जाता है। आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है तो आपको अगर फ़ौज मदद करे, इश्यूज़ आपके अदलिया में फंसे हैं, कहीं और फंस रहे हैं, तो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये चीज़ें आपकी सीधी हो जाती हैं। इसी तरह से जो ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस है ऑन सर्टेन इश्यूज़, NFC अवार्ड है, NFC अवार्ड के ऊपर इस वक्त सूबों को आप पैसे दे देते हैं। 6-7 हज़ार अरब रुपया सालाना खसारा है जो हम कर्ज़े बढ़ाकर पूरा कर रहे हैं। तो हम ये सस्टेनेबल नहीं है, पाकिस्तान इस तरीके से कोलैप्स कर जाएगा और 2-3 साल हम ऐसे चलेंगे तो हम अपना मुल्की कर्जा भी अदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो NFC के फार्मूला के ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। आज जो पेशरफ्त है वो बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल SIFC उसको कायम किया गया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल, और आर्मी चीफ़ ने आज के इजलास में शिरकत की है। फ़ौज इस मामले के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर मदद फराहम करेगी। प्राइम मिनिस्टर ने इस इजलास को चेयर किया जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्लानिंग के मिनिस्टर थे और चारों चीफ मिनिस्टर थे। तो एक नेशनल अप्रोच है जिसको लेके आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। ये करेगी क्या, ये इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी आगाज़ में ज़रूरी है कि मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात के तनाजुर में एक मुफस्सल इक़्तिसादी बहाली के मनसूबे का ऐलान किया जाएगा। इक़्तिसादी बहाली का ये मनसूबा CPEC से भी बड़ा मनसूबा साबित होगा। दफ़ाई पैदावार, ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है मुल्क के अंदर, ज़रई, मदनियात, IT और तवानाई के कलीदी शोबों में मुकामी सतह के साथ दोस्त ममालिक की सरमायाकारी पर जोर दिया जाएगा। इन मनसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। इन मनसूबों के इंतज़ामी अमूर और हमआहंगी में पाकिस्तानी फ़ौज का कलीदी किरदार रहेगा। ये कुछ ऐसी मंसूबे जो थे वो बुक्स में मौजूद हैं पिछले कुछ महीनों से। आई होप कि उसके ऊपर पेशरफ्त होगी कि चाइना, सऊदी अरब और ये जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ये IT में और ज़राअत के शोबे में और माइनिंग में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगी। और पाकिस्तान के अंदर जो एजेंसी इस मामले को फैसिलिटेट करेगी, जो अदारा फैसिलिटेट करेगा, जो इरिटेंट्स आएंगे उनको दूर करेगा, उसकी इंश्योर करेगा कि जो चीज़ें हमने तय की हैं उस पर अमल पैरा हो, वो पाकिस्तानी फ़ौज होगी। ये मेरे ख्याल में उसकी रिफ्लेक्शन है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो कौंसिल है।
मंसूबे के तहत 4-5 बरस के अंदर 15 से 20 लाख अफराद को रोज़गार के मौके मिलेंगे। अगले 4 से 5 सालों में इस मंसूबे से 70 अरब डॉलर की बरामदात होंगी या इंपोर्ट सब्सिट्यूशन होगी, या आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, तो या जो चीज़ें हम दरामद करते हैं उनकी हम मुल्क के अंदर पैदावार शुरू कर देंगे। दोनों में से एक काम को टारगेट किया जाएगा। मंसूबे से पाकिस्तान की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100 अरब डॉलर का इजाफा मतवक्को है। ये कहने को नंबर बड़े रोज़ी सी पिक्चर है, ये जब तक आपको डिटेल्ड इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं मिलेगा, मेरे समेत मैं इस पर मुतमईन नहीं होऊंगा अभी, क्योंकि ये ब्रॉडर एक पैरामीटर्स हमारे पास हैं, इसलिए मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस मंसूबे के तहत अगले 4 से 5 सालों में ज़र मुबादला के ज़खायर भी दरियाफ्त हो जाएंगे, जो दरपेश मुआशी मुश्किलात में कमी का बायस बनेंगे। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की सूरत में 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। $1 ट्रिलियन। अभी हम कभी 300 से 350 पे जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, तो $1 ट्रिलियन ये हदफ रखा गया 2035 का। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अपनी मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का जो काम है उसके तहत इस मंसूबे की कामयाबी को इंश्योर करेगी। आर्मी चीफ इस इजलास के अंदर आज मौजूद थे। एक और चीज़ जिसके ऊपर मेरा तवक्को है कि वहाँ फ़ौज की मदद जो है इस मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाल सकती है, 1804 अरब रुपए का डिफेंस का बजट है जो फेडरल गवर्नमेंट देती है। 7300 अरब की डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है जो वफाकी हुकूमत देती है। पाकिस्तान के जो इस वक्त टोटल फेडरल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज़ हैं वो 7300 अरब से कम है। हम बैंकों से और कर्जा लेंगे ताकि हम डेट सर्विसिंग पे कर सकें। डिफेंस पूरा हम उधार लेके चलाएंगे, ये नहीं हो सकता ना। आप बैंकों से या गैर मुल्कों से कहें हमें पैसा दो, हमने अपनी फ़ौज बनाई है, उसको चलाना है। तो एक तरीकाकार जिसके ऊपर काफ़ी देर से गौर हो रहा है, आई होप कि उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी और चारों सूबे भी और वफाकी हुकूमत भी मिल के, पोलिटिकल फोर्सेस मिल के कंसेंसस डेवलप करें कि जो डिफेंस की कॉस्ट है वो नेशनल लेवल के ऊपर शेयर की जाए। आपका जो फार्मूला तय हुआ है उसको आप मत छेड़ें, लेकिन डिफेंस की कॉस्ट हिस्सा बकदर जुस्सा, अगर पंजाब की आबादी 50-60% है तो 50-60% कॉस्ट भी पंजाब शेयर करे और बाकी भी आबादी के तनासब से अपनी इस कॉस्ट को शेयर करें। फिर आपका वफाकी सतह के ऊपर इकॉनमी की स्टेबिलिटी और वाइबिलिटी मौजूद रहेगी। अदरवाइज़ हम 7000 अरब अगर कर्ज़ा सालाना बुनियादों पे चढ़ाते रहेंगे तो 2 या 3 साल के बाद हम डेट सर्विसिंग के काबिल नहीं रहेंगे। ये रियलिटी है, हमें आंखें खोल के इसकी तरफ देखना पड़ेगा। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुक्र है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौलाबाग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शोएब शाहीन साहब मारूफ माहिर कानून भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। इसके अलावा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ होंगे, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। ये जो नई SIFC है जी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, मौला बख्श चांडियो साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि नया इनिशिएटिव है, मैं अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं बात कर सकता, इतना इस मामले पे माहिर नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आगाज़ तो बड़ा ही खुश कन होता है और बड़ा मज़ेदार और लोगों को अपील करने वाला। असल मसला है कि वो पहुँच के नताइज क्या देता है। मैं उसके आगाज़ में तो मायूसी पैदा नहीं करूँगा कि मुल्क के हालात इस किस्म के हैं कि हम जितने भी सियासी लोग हैं या थोड़ा बहुत असर रखते हैं सोसाइटी में, हमें मायूसी से तो लोगों को अब निकालना होगा। हमें पुरुमीद होना चाहिए और मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान को इस किस्म की ज़िम्मेदारी न दी जाए कि आगे वो तनकीद का बायस बने। हाँ, उनसे मुशावरत की जा सकती है, उनसे मामलत ली जा सकती है। उन्होंने कहा है हर मौके मुश्किल में वो हमारे साथ काम आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरी ज़िम्मेदारी उनको दे दें और फिर आगे जाकर कोई मसला पैदा होगा तो उस इदारे को और अदलिया को भी मैं ऐसे कहता हूँ मुतनाज़ा बनाने से इतना बचना चाहिए उतना ठीक है। अब ये अच्छी बातें आप उन्होंने की हैं, इरादे उनके अच्छे, लेकिन अदलिया आपने सही पॉइंट आउट किया है। जो पाकिस्तान को इस वक्त बाज़ चैलेंजेस है, जैसे स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन अदालत ने रोक दी, रेकोडेक के ऊपर अदालत ने एक फ़ैसला दे दिया, हमें 11 अरब डॉलर का इंटरनेशनल अवार्ड हमारे खिलाफ हो गया। कारके के प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने फैसला दे दिया, हमें फकी लग गई। तो अदलिया वही काम करे जो अदलिया का काम है, वो इकॉनमी चलाने की कोशिश ना करे। जिसका जो काम है उसी को साजे वाला जो असूल है ना वो सब पे लागू आता है। हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती रही है कि जो जिसका काम है वो नहीं करता है। जो डॉक्टर है वो इंजीनियर वाला काम करता है, जो इंजीनियर है वो माहिर माशियात बनकर बैठ कर हमारे सामने आता है। आप देख लें कोई जनरल साहब अगर हुकूमत करता है पूरे मामलात पे वो बात करता है जैसे दूसरा कोई है ही नहीं। चलें, उनको हक पहुंचता है, शायद वो मनसब ऐसा है जनरल बनना कि हर इशू पे बोल सकता है, हर इशू पे उसको अथॉरिटी हो, चलो हो सकता है, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए। अदलिया को अपना काम करना चाहिए, सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए और जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे और एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाएंगे
तो मामले उलझ जाएंगे। फिर क्या है, फिर अफरा तफरी है। शुएब साहब आप क्या फरमाते हैं? ये पहले तो नई कौंसल के ऊपर ही राय दे दें। देखिए, चांडू साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हर उस इदारे को, हर उस शख्स को जिसका वो डोमेन है, जिसकी वो स्पेशलाइजेशन है, वो उसके अंदर रहकर काम करे। लेकिन इसके अंदर दो बातें हैं जो आपके ज़रिए से ही मुझे पता चली। इंतज़ामी अमूर और हम आहंगी की ड्यूटी, चलो टू सम एक्सटेंट हम आहंगी में हम उसको अगर फ़ौज को डालते भी हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने इंतज़ामी अमूर में भी फ़ौज को डाल दिया तो इसका मतलब है कि सिविलियन सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट आपने उसको अच्छा, एक बैकग्राउंड जो हमारे पास है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आप दोबारा राय दीजिएगा। CPEC के मंसूबों के अंदर भी जब इम्प्लीमेंटेशन के इशूज़ थे तो एक मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, चाइनीज़ वर वेरी अनहैप्पी और उन्होंने फ़ौज के ज़रिए अपनी डिस्प्लेयर शो की थी। तो फ़ौज को इस दफ़ा इन्वॉल्व करने का शायद एक फैक्टर जो मेरी समझ में आता है कि सऊदी अरब और ये मिडल ईस्ट और चाइना से IT, माइनिंग और ज़राअत 3 शोबों में इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। ये कन्फर्म्ड आपको बता रहा हूँ। उसमें फ़ौज का काम ये होगा कि उन इरिटेंट्स को, या अगर कोई फ़ौज में जाकर स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की तरह प्ली लेके 2 साल बैठ जाएगा तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद ली जाएगी कि इंश्योर करे कि जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद होगा। इसके ऊपर आपकी राय? थोड़ा सा मुझे नहीं पता इसकी क्या तफसीलात हैं, बैकग्राउंड क्या है। लेकिन एक बात है कि आप फ़ौज की जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ ज़रूर आप हेल्प लें। आप अदलिया के भी जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ हेल्प लें इदारों के लिए, मुल्क की खातिर। अभी भी आपको देखा होगा जो रेकडेक का मामला अब दोबारा गया, उन्होंने कहा जी ये जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको स्टैंप नहीं करेगी हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। इसलिए कि पहले जो होया हुआ काम उसके ऊपर डरते हैं सारे। फिर गए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया, देन जा करके मेरा ख्याल है अभी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपने पहले फैसले पे गौर करना चाहिए ना जी। $11 अरब का अवार्ड हुआ। वो तो चलो पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती थी कि उन्होंने वो नेगोशिएट करके उसको सेटल डाउन कर दिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि बात यह है कि अगर हम वक्त से पहले उन इदारों को बीच में डाल देंगे उससे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, उससे सिविलियन सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट जो असल बात है, जो जमहूरी ताकतों का करने का काम है, ये उनका करने का काम है। ये अपने अंदर या तो माने कि हमारे अंदर वो अहलियत नहीं है कि जो हम वाकई जमहूरी ताकतें उनको परफॉर्म कर सकें, और अगर अहलियत है तो फिर उनकी उतनी हेल्प लें जितनी आपको वाकई ज़रूरत है। अगर आप इंतज़ामी मामलात में भी उनको इतना डाल देंगे, अपने कागजी कार्रवाई में भी, अपने प्रोजेक्ट में भी, पहले दिन ये आपका अगर माइंड सेट है, कोई इदारा बना रहे हैं, पहले दिन से आपने उनकी इन्वॉल्वमेंट डाल दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसको हम किसी अच्छी निगाह से देखेंगे। इसका नुकसान ही होता है इन दी लॉन्ग रन, इंटरफेरेंस होती है। फिर कल कला यही सियासतदान कहते हैं, और ये बात भी दुरुस्त है कि फ़ौज की इतनी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इदारों के अंदर कि जो कल कला मसाइल पैदा करे।